अजान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रवर्तित होने जा रहा है। आप सभी साथी ध्यानपूर्वक इसको अंत तक सुनेंगे। मित्रों, हम राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा की बात कर रहे हैं और आज राष्ट्रीय काव्य धारा में यह हमारा दूसरा व्याख्यान है। पहला व्याख्यान आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ देकर के गया है माखनलाल चतुर्वेदी, और आज हम लोग बात कर रहे हैं साथियों हिंदी में अधैर्य का कवि। हिंदी में अधैर्य का कवि कौन है? आपके सामने लिखा है। हिंदी में अनल का कवि, अनल का कवि, ये आप सभी साथी जानते हैं। और हिंदी में समय सूर्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिंदी में भारतीय संस्कृति के पुनराख्याता नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारतीय संस्कृति के पुनराख्याता नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैं आप सभी साथी जानते हैं कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं महाकवि दिनकर। महाकवि इसलिए है क्योंकि एक महान काव्य की रचना इन्होंने, वैसे तो कई काव्यों की रचना की है, लेकिन रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र हिंदी की अमूल्य थाती है, तो इसलिए महाकवि भी है। मित्रों, एक बात बताइएगा, हिंदी में 3 राष्ट्र कवि हुए हैं। हिंदी में 3 राष्ट्र कवि हैं। 3 राष्ट्र कवि हैं। यदि मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये करूं कि हिंदी का, हाँ कौस्तुभ कुमार, बिल्कुल स्वागत बेटा, मैं आप लोगों से सीधा प्रश्न करूं कि हिंदी का राष्ट्र कवि कौन है, आप लोग उत्तर लिखिएगा। हिंदी में राष्ट्र कवि नाम से कौन विख्यात है? मैंने सीधा प्रश्न किया। हिंदी में राष्ट्र कवि नाम से, हिंदी में राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? राष्ट्र कवि, सीधा प्रश्न किया है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है बताइएगा। मैथिली शरण गुप्त, चलिए सभी लोगों ने कहा है। सुनीता लोढ़ा कह रही है जो है दिनकर गुप्त जी, मैथिली चलेगा, मैं आप लोगों के साथ में हूं। जब प्रश्न ये न्यूट्रल आ जाए कि हिंदी में राष्ट्र कवि की उपाधि से कौन भूषित है, तो उसमें भले ऑप्शन कुछ भी हो, मैथिली शरण गुप्त होगा। और मैं आपसे कह दूं कि आधुनिक युग में द्वितीय राष्ट्र कवि, आधुनिक युग में द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? आपका उत्तर क्या होगा लिखिएगा। आधुनिक युग में द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? सुमन चारण कह रही है दिनकर, बिल्कुल सही है साथियों। इसलिए जो है दिनकर जी जो है वो हिंदी में द्वितीय राष्ट्र कवि है। कौन से कवि हैं? द्वितीय राष्ट्र कवि है। और दिनकर स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि किसने कहा है? यह भी दिनकर ने कहा है। जब उनको राष्ट्र कवि किसी मंच से पुकारा गया तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र कवि नहीं हूं, राष्ट्र कवि हमारा एक ही है। और राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि कौन सी कृति से दी गई थी? वो कौन सी कृति थी मैथिली शरण गुप्त को जिसके कारण हम भारत में उनको राष्ट्र कवि कहते हैं? बिल्कुल सुमन कुमारी सही हैं, भारत भारती कृति से।
तो क्या दिनकर को भी ऐसी कोई कृति विशेष है क्या जिसके कारण हमारे आलोचक द्वितीय राष्ट्र कवि कहते हैं? क्या ऐसी कोई कृति विशेष है क्या जिसके कारण इनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहते हैं? बताइएगा। उर्वशी, उर्वशी इनका जरूर काव्य संग्रह है, लेकिन इसके कारण नहीं कहते, नहीं कुरुक्षेत्र के कारण कहते, नहीं रश्मि रथी के कारण कहते, नहीं परशुराम के कारण कहते, नहीं इनको सामधेनी के कारण कहते हैं। ये इनकी सारी की सारी जो रचनाएं हैं, इनका जो रचना संसार है, उनमें राष्ट्र की चिंता है। वीर रस के कवि दिनकर, बिल्कुल वीर रस के कवि भी हैं। तो ये जो है, ये आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं कि रीतिकाल का राष्ट्र कवि कौन है? बताओ, रीतिकाल का राष्ट्र कवि कौन है? रीतिकाल का राष्ट्र कवि कौन है? यदि मैंने आपसे ये पूछा तो आप लोग क्या बोलोगे? बताओ। सेनापति, कुछ लोग भूषण, कुछ लोग सेनापति। नहीं ममता, कौस्तुभ कुमार सिंह कह रहे हैं भूषण। सेनापति जो हैं वो प्रकृति चित्रण की तरफ जाते हैं। हां, सुमन चारण, बिल्कुल चलिएगा। तो रीतिकाल का जो राष्ट्र कवि होगा साथियों, वो भूषण होगा। तो साथियों, आज हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के पुनराख्याता। आपने संस्कृति के 4 अध्याय एक पुस्तक सुनी होगी। संस्कृति के 4 अध्याय एक महज पुस्तक नहीं है, वो भारतीय संस्कृति की एक तरह से पुनः व्याख्या है। भारतीय संस्कृति की और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शुरुआत यदि हम कहीं खोजने में लगें तो वो हमें वहां से दिखाई देती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी कृति पर संस्कृति के 4 अध्याय में विस्तार से बात करूंगा। कौस्तुभ कुमार कह रहे हैं इसी कृति पर उनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और इनको समय का सूर्य किसने कहा है? समय का सूर्य लिखा तो है मैंने, समय का सूर्य सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय ने इनको समय का सूर्य कहा है, और डिप्टी राष्ट्र कवि जो है स्वयं ने कहा है। तो साथियों, ये वास्तव में हिंदी के दिनकर अर्थात दिवाकर के रूप में ही प्रसिद्ध है। जैसा नाम है वैसा ही इनका गुण है। हिंदी में इनके योगदान को एक न केवल कवि की दृष्टि से, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे इनका प्राध्यापकीय जीवन हो, राज्यसभा में ये सांसद, जैसे मैथिली शरण गुप्त रहे थे वैसे ही राज्यसभा में ये मनोनीत सदस्य सांसद रहे थे। तो इस प्रकार से इनका जो काम जो था, और जीवन में तमाम विधाओं पर, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, और देश में जब जब कोई समस्या आई, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं 1939 से 1945 के बीच में, जब 45 में समाप्त होता है, और युद्ध की जो विभीषिका जो थी 1946 में, इनका महान काव्य आता है कुरुक्षेत्र। 1952 में राज्यसभा सदस्य बने, बिल्कुल सही है। तो उनकी महान कृति भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति से 1 वर्ष पूर्व और उस युद्ध के 1 वर्ष बाद, और उसको आधुनिक युग की गीता कहा गया। महान दानी, वीर, सूर और मैत्री भाव का अटूट आदर्श व्यक्ति कर्ण को आधार बना करके इन्होंने हिंदी को रश्मि रथी जैसा काव्य दिया। जब चीन युद्ध होता है, भारत चीन युद्ध 1962 में होता है, तब परशुराम का जो संग्राम है ऐसा करके, और ये कृति इनकी आई जो बिल्कुल उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। जब जब हमारी सत्ता में निरंकुशता बढ़ी, और जब जब समाज का सरकार ने ध्यान नहीं रखा, उन्होंने अपनी कविताएं लिखी। दिल्ली उनकी एक ऐसी कविता है, आप सब साथी जानते हैं, दिल्ली जो इनकी कविता है वो ऐसी कविता है। बारदोली विजय 1928 में इनकी जो कविता है बड़ी प्रसिद्ध कविता रही। हिमालय के ऊपर इन्होंने, जैसा कि सारे के सारे कवि आलोचक जो हैं वो ये प्रयास करते हैं कि हिमालय पर वो कुछ लिखे, तो हिमालय पर भी लिखा है। तो ऐसे रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, आइए सभी प्रणाम करते हैं, और हम शुरुआत करते हैं उनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रयोगवाद का पिछलगुआ। हाँ, ये तो अब ऐसे बहुत सारे जो हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने नहीं कहा बेटा, अज्जी ने कहा है। नामवर सिंह तो जो है उन्होंने जो है वो उसको कहीं रेखांकित किया होगा, सुनीता लोढ़ा, अज्जे ने कहा है। चलिएगा, तो मैं बात करूंगा और आप सभी साथी जो हैं वो इनको प्रणाम करेंगे। जैसा इनका रूप, वैभव और जो ओजस्वी जो चेहरा है, जीवन पर्यंत
इसी चेहरे के अनुकूल ये साधना करते रहे। मैं हाँ, हालावाद भाग 3 नहीं है तो हाँ जल्दी आ जाएगा, क्योंकि एक बार बीच में छूट गया था, तो बीच में चीज छूट जाती है तो रह जाती है, बिल्कुल जल्दी दे दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। साथियों, मैं इनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण, वैसे बहुत सारे कथन हैं इनके जो एक शिक्षक के हृदय के नजदीक हुआ करते हैं, लेकिन इनके कथनों से ये बात शुरुआत करूंगा। क्या पता इनका कोई कही हुई बात, यदि मैं कहता हूं तो लगता है तो ये हमारे मैया सर ही हैं, इनकी कोई कही हुई बात आपके जीवन को छू जाए, आपके अंतःकरण को छू जाए, तो आइएगा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कामना का दामन छोटा मत करो। मैं जिंदगी में आपको हमेशा कहता हूं, मैं क्या पूरी दुनिया कहती है, कि संसार में जिसकी कामनाएं छोटी है, चाहत छोटी है, इच्छा छोटी है, वो जीवन में बड़ा काम कैसे कर सकता है। ये रामधारी सिंह दिनकर के कोटेशन है, वही मैं आपको यहीं से इस व्याख्यान की मैं शुरुआत करूंगा। वो कहते हैं, कामना का दामन छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ डालिए। जिंदगी का जो फल है उसको दोनों हाथों से निचोड़ना है और दबा दीजिएगा। रस की निर्झरी अर्थात जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सकता है कि तुम्हारे बहाये भी बहा सकती है। जो लोग ये कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम, ये इन पंक्तियों को आदर्श मानने वाला व्यक्ति इसको आदर्श कभी नहीं मान सकता। तो जो आपके जीवन में जो भी सामने आए उसको दोनों हाथों का पुरुषार्थ से दबा करके देखिएगा, उसमें रस की धारा फूट पड़ेगी। वो कहते हैं कि पंडित और संत में वही भेद होता है जो हृदय और बुद्धि में होता है। पंडित और संत में वही भेद होता है जो हृदय और बुद्धि में होता है। बुद्धि जिसे लाख कोशिश करने पर भी नहीं समझ पाती, हृदय उसे अचानक देख लेता है। इसलिए हमेशा बुद्धि की नहीं, हृदय की आवाज को सुनो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, यही हमारा हृदय है, यह आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण साथियों, दिनकर के इस शब्दों में, अवसर कोई ऐसी चीज नहीं जो रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके। कितनी महत्वपूर्ण चीज है कि अवसर कोई ऐसी चीज नहीं जो रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके। उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होता है। मैं आपको कई बार कहता हूं कि जीवन में योग्यता बढ़ाने के लिए समय दीजिएगा। जीवन में हम हमारी योग्यताओं को बढ़ाएं, उसके लिए हमें समय देना चाहिए। उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होता है। कौन से गुण? तत्परता, जानकारी और जागरूकताएं। मैं सदैव कहता हूं जानकारियां बढ़ाओ, जागरूकता बढ़ाओ। तत्परता, मुस्तैदी और धीरता भी रखनी होती है, और साथ ही उम्र और अनुभवों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जो अनुभव तुमने ले लिए हैं उसको वापस बार बार, गलत अनुभव को मत दोहराइए और सही अनुभव को बार बार दोहराइए। ये जो 3 कथन थे ये परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, आपके जीवन के लिए मुझे लगा कि ये जरूरी है और इसलिए मैंने आपको बताए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाए, लेकिन ये दिनकर के ही शब्द हैं। चलिएगा साथियों, शुरुआत करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ऐसे हिंदी के महान कवि। मैंने आपको कहा था कि राष्ट्रीय चेतना काव्यधारा के ये 3-4 जो कवि हैं, वैसे तो 8 कवि हैं लेकिन 4 विशेष करके, ये केवल कागजी कवि नहीं है। ये किसी कविता और किसी कहानी और किसी गद्य रचना के कारण इस भारत भूमि और हिंदी साहित्य में ख्यात नहीं है, अपितु इन्होंने अपने जीवन के तमाम उन आदर्शों के साथ काव्य लिखा, काव्य सर्जन किया, और उस समय की जो आवश्यकता जो थी उससे भारतीय जनमानस को रूबरू करवाया। आइएगा, जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी। कहां हुआ था? मुंगेर जिला बिहार में हुआ था। बिहार में एक सिमरिया गांव है, सिमरिया गांव में उनका जो है जन्म होता है 23 सितंबर 1908। कहीं कहीं पर आपको 1907 भी मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। निखिल नगेंद्र इत्यादि ने 1908 ही दिया है। मुंगेर जिले बिहार के सिमरिया में हुआ और निधन 24 अप्रैल 1974 को कहां हुआ था? कि मद्रास में हुआ था। यह था इनका जीवन वृतांत। पिता का नाम बाबू रवि सिंह था, माता जो है वो मनरूप देवी थी और पत्नी जो है वो श्यामवती थी। हालांकि ये सभी हिंदी के कवियों के साथ रहा है। श्यामवती भी कहते हैं कि इनका ज्यादा समय तक, बहुत लंबा साथ इनका नहीं रहा है। इनके 4 संतानें हुई थी। 19 कहते हैं कि जो है इनका बचपन में विवाह हो गया था। बाबू रवि सिंह भी चले गए थे। उसके बाद में इनके बड़े भ्राता थे, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। बचपन में श्यामवती से इनका विवाह हो गया था
और 19 वर्ष की आयु में इनको पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम था राम सेवक सिंह। फिर उसके बाद में एक पुत्री हुई विनीता, फिर केदारनाथ सिंह तीसरा पुत्र था, और चौथी विभा नामक एक पुत्री थी। ये 4 संतानें इनकी थी। हाँ बेटा कोई नहीं, वहां अटको मत, सॉरी सर नामवर सिंह पढ़ा था, कोई नहीं, चलिएगा आगे चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था, पिता का नाम बाबू सिंह, माता का नाम मनरूप देवी, और पत्नी का नाम श्यामवती। और अच्छा, श्यामा देवी किसी और की पत्नी का भी नाम था क्या, बड़े कवि का, हिंदी में किसी आधुनिक काल के किसी बड़े कवि का, बताइएगा। 4 इनकी संतानें थी, राम सेवक सिंह, विनीता, केदारनाथ सिंह और विभा। चलिएगा, शिक्षा पूर्ण होने के बाद दिनकर जी ने विविध पदों पर कार्य किया। कहते हैं कि ये सबसे, हाँ हरिवंश राय बच्चन, चलिएगा बहुत अच्छी बात है, राशि पढ़ते हो आप लोग, पक्की बात है। दूसरी पत्नी तेजी सूरी। और चलिए, तो मैं आपको कह रहा था कि इन्होंने अपना जो जीवन जो था वो एक स्कूल में हेडमास्टर की नौकरी से शुरुआत किया था। ऐसा कथन आता है कि 55 रुपए उनको उस समय मिलते थे। आज तो न जाने कौन कौन से वेतन आयोग लग गए हैं, लेकिन उस समय उनको 55 रुपए मिलते थे। तो विविध पदों पर कार्य किया। महत्वपूर्ण जो पद है बिहार सरकार के अधीन, ये सब रजिस्ट्रार रहे 1934 से 1942 पर। युद्ध प्रचार विभाग जो था, जिस समय युद्ध चल रहा था, युद्ध प्रचार विभाग के पदाधिकारी 1947 से 50 ईस्वी तक। बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय में हिंदी, भागलपुर महाविद्यालय था ये, हाँ भागलपुर में तो कुलपति थे, माफ करें। बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे 1950 से 52, और 52 में ये फिर राज्यसभा में चले गए थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे। ऐसा माना जाता है कि भागलपुर विश्वविद्यालय जो आज भारत का एक शान कहा जाता है, उसमें इनका बड़ा योगदान रहा है। उप कुलपति बहुत बड़ी चीज होती है। उस समय रहते हुए इन्होंने शिक्षा और उनके संवर्धन के लिए, भागलपुर विश्वविद्यालय के संवर्धन के लिए बहुत इन्होंने काम किया। 1964 ईस्वी और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, जैसे आजकल जो मानक आयोग जो बनते हैं उसमें हिंदी सलाहकार रहे 1965 से 1971 तक। राष्ट्रभाषा को लेकर के, राष्ट्रभाषा और गांधी जी, राष्ट्रभाषा और हमारे विचार, इस प्रकार इन्होंने निबंध भी लिखे, गद्य साहित्य लिखे। क्योंकि राष्ट्रभाषा का प्रश्न आप जानते हैं कि निज भाषा उन्नति यही भारतेंदु काल से चला आ रहा था। द्विवेदी युग में उसको और बल मिला। आगे चलते चलते ये एक तरह से आंदोलन बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हिंदी सलाहकार के रूप में 1965 से 1971 के पद पर ये रहे। तो ये इनका कुछ जीवन वृत्तांत था, ये आपको ध्यान रखना है। उपनाम कौन कौन से हैं? तो पहली बात तो दिनकर जो है वो आधुनिक युग में वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। गगमोहन सिंह की प्रेमिका भी नाम श्यामा था, हाँ चलिएगा। तो आधुनिक युग में दिनकर जो है वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता को इनके काव्य की मूल भूमि मानते हैं। मैंने आपको कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समन्वय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद केवल राष्ट्रवाद नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समन्वय जो है वो हमें दिनकर में देखने को मिलता है। और साथियों, इसीलिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को इनके काव्य की मूल भूमि मानते हुए इन्हें युग चारण और काल के चारण की नाम की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। दिनकर जी जो हिंदी साहित्य जगत है उसमें अनल के कवि हैं। ये बात सही है कि मैं आपको कल जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ा रहा था और मैं जब आपको बता रहा था कि माखनलाल चतुर्वेदी किस प्रकार की रचनाएं करते थे और किस प्रकार से वह अपनी काव्य सर्जना के माध्यम से उस एक सोते हुए व्यक्ति को जगा करके देश की बलिवेदी पर प्राणों का न्योछावर करने के लिए तैयार कर देते थे। उसी प्रकार ये अनल के कवि हैं, आग के कवि हैं। हालांकि इसको अनल और राग का कवि भी कहीं कहीं कहा जाता है कि अनल और राग दोनों के ये कवि माने जाते हैं। तो यहां पर ये अनल के कवि हैं। क्यों हैं? क्योंकि एक तो इनकी रचनाएं जो हैं उसमें आग का बार बार जो है वो जिक्र भी आता है, इसलिए भी है। द्वितीय राष्ट्र कवि हैं और स्वयं को ये महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं, ये स्वयं कहते हैं। साथियों, अधैर्य का कवि है क्योंकि आवेश इनमें कूट कूट करके भरा हुआ था और इसलिए अधैर्य का कवि हैं। और समय सूर्य, अज्जय ने कहा है, इत्यादि उपनामों से ये प्रसिद्ध हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इनके उपनाम को लेकर के बात हुई। वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता याद रखना इनके काव्य की मूल भूमि है, और इसीलिए हमारे आलोचक जो हैं इनको युग चारण और काल के चारण के नाम की संज्ञा से अभिहित करते हैं। हिंदी साहित्य जगत में अनल का कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि और महज डिप्टी राष्ट्र कवि स्वयं को स्वयं कहते हैं। अधैर्य का कवि और समय का सूर्य इनको कहा जाता है, और भारतीय संस्कृति के एक अद्भुत आख्याता है, व्याख्यान करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में यूं कहूंगा कि एक तरह से पुनराविष्कार करने वाले व्यक्ति ये माने जाते हैं। सम्मान और पुरस्कार 1928 ईस्वी में पूरे प्रांत में मैट्रिक जो थी उसमें प्रथम स्थान आया, तो भूदेव स्वर्ण पदक इनको मिला था। और 1948 ईस्वी में कुरुक्षेत्र, 1946 में इसकी रचना होती है। कुरुक्षेत्र रचना पर इनको साहित्यकार संसद, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा राज्यसभा सदस्य 1952 से 1964 ईस्वी तक बड़े लंबे समय तक रहे रूप में मनोनीत किया गया, और संसद में कवि ने निम्न पंक्तियां कही। वो पंक्तियां कौन सी थी? वो कहते हैं कि देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि देखने में तो देवता के समान लग रहा है, और बंद कमरे में बैठ करके वो राक्षस की भांति गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं, इस मनुष्य में जो गुणों की पूजा नहीं करके गोत्र की। और भारतीय संस्कृति में ये बात सत्य है, हमें स्वीकार करने में जो है ये कोई आपत्ति नहीं है कि इस समय का जो युग चल रहा है उसको बदलना है हमें। लेकिन इस समय जो युग चल रहा है उस समय सबसे बड़ी समस्या है भारतीय संस्कृति, जहां पर पूरी वसुधा को कुटुंब मानते थे, हम दो और हमारे दो की प्राकल्पना में हम सिमट गए, और रूप रंग जाति गोत्र स्थान इत्यादि भेदभाव जो हैं ये, हालांकि अब मुझे लगता है कि फिर से ये पिघलने लगे हैं। ये बेड़ियां थी भारत में। तो वो कहते हैं कि जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें मारा है। 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं। 4 अध्याय जैसा कि नाम है वैसे ही भारतीय संस्कृति के गुण गौरव गान को 4 भागों में इन्होंने बांटा है। वो कौन कौन से भाग है आगे हम बात करेंगे। हाँ, नेहरू के लिए कहा है, बिल्कुल जो है। हाँ, तो रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि देवदूत नेहरू के नाम से आगे स्तुति भी हुई है। और 1959 में आपको राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण इनके संपूर्ण साहित्यिक वृतांत के लिए दिया गया। 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जिसको हम डी.लिट की उपाधि कहते हैं आम भाषा में, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टरेट नहीं होगा, ये डॉक्टर ही होगा, डॉक्टर ही होगा, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से इनको भूषित किया गया। देखिए, जब ये उपकुलपति थे तो उसके बाद में जो है इनको इस उपाधि से इनको भूषित किया गया। साथियों, ये उपाधि यूं कहूंगा कि इनका सम्मान नहीं, ये उपाधि का सम्मान था। आप लोग जानते हैं हजारों लोगों ने हिंदुस्तान में इनकी एक एक काव्य कृतियों पर कई दृष्टियों से पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त कर ली। तो ऐसे व्यक्ति को डी.लिट की उपाधि मिलना यह कोई डी.लिट का गौरव था, यह आपको ध्यान रखना है। 1962 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती पर मैथिली शरण गुप्त द्वारा इनको मान पत्र जो है वो दिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा। 1965 ईस्वी में विद्या वाचस्पति गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा, और 1968 में साहित्य चूड़ामणि राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर द्वारा जो है उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया। 1972 ईस्वी में उर्वशी कृति पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बड़ी महत्वपूर्ण कृति है, ये आपको ध्यान रखना है। उर्वशी, अरे ये माफ करें, ये उर्वशी कृति जो है, उर्वशी जो है इस पर, हाँ, उर्वशी पे मिला है, उर्वशी भी मिला है। 1972 ईस्वी में उर्वशी कृति पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण होता है। आलोचकों की दृष्टि में दिनकर, यह पहले पढ़ना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है,
हाँ, कई बार जो है वो दिमाग में कुछ और आ जाता है, मुझे कुछ और ध्यान आ गया, चलेगा। तो हम दिनकर को उनकी काव्य रचनाएं पढ़ें, उनके काव्य रचनाओं के जो मूल्य हैं वो पढ़ें, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आलोचकों की दृष्टि में दिनकर क्या है। तो साथियों, डॉक्टर नगेंद्र जो है वो क्या कहते हैं कि दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता। जो अपना देश है और जो युग का जो सत्य है उसके प्रति जागरूकता। कवि देश और काल के सत्य को अनुभूति और चिंतन दोनों स्तरों पर ग्रहण करने में समर्थ हुआ है। देश और काल के सत्य को अनुभूति और चिंतन, अनुभव भी किया और उसका चिंतन भी किया, दोनों स्तरों पर ग्रहण करने में समर्थ हुआ है। कवि ने राष्ट्र को उसकी तात्कालिक घटनाओं, यातनाओं, विषमताओं, समताओं आदि के ही रूप में नहीं, उसकी संश्लिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के रूप में पहचाना है। यह कई बार कथन पूछा जा सकता है, आपसे ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दिनकर न तो बच्चन, अंचल आदि नव्य छायावादियों अर्थात व्यक्तिवादियों से जुड़ पाते हैं। ये बच्चन कौन है? ये बच्चन सिंह तो वो हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का जो है दूसरा इतिहास लिखा। लेकिन ये कौन है बताइएगा? डॉक्टर बच्चन सिंह ये तो आलोचक है, इतिहासकार है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दिनकर न तो बच्चन और अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये तो अंचल जिसको मैं आपको बता रहा था, और हरिवंश राय बच्चन ये क्या थे? हलावाद से जुड़े हुए थे, अर्थात व्यक्तिवादियों, ये छायावादी कोष्टक में व्यक्तिवादियों से जुड़ पाते हैं और न प्रगतिवादियों से। हाँ बिल्कुल, हरिवंश राय बच्चन है, उनका अपना अलग रास्ता है। वे कहीं दोनों धाराओं के बीच में पड़ते हैं, इसलिए कहीं वे गांधीवाद का समर्थन करते हैं, बापू इन्होंने कृति भी लिखी है, गांधीवाद का समर्थन करते हैं, और कहीं सशस्त्र क्रांति का, देखो दोनों चीजें हैं। कहां एक तरफ अहिंसा की बात, अहिंसा के पुजारी की बात को मानते हैं, वो उनका समर्थन करते हैं, और कहां पर गरम दल वाले लाल बाल की भांति वो सशस्त्र क्रांति का आगाह करते हैं। कहीं प्रकृति और नारी प्रेम की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, एक नारी नाम से इनकी रचना भी आती है, और कहीं प्रकृति और नारी प्रेम की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि अनल और राग दोनों का कवि, इनको कुछ आलोचक कहते हैं, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं है। खैर, कहीं प्रकृति और नारी प्रेम की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, तो कहीं सर्वहारा के उदय की, सर्वहारा वही है अर्थात वो प्रगतिवाद की तरफ झुक जाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दिनकर न तो बच्चन, अंचल आदि नव्य छायावादी व्यक्तिवादियों से जुड़ पाते हैं, न प्रगतिवादियों से। उनका अपना अलग रास्ता है। कैसे अलग रास्ता है? वे इन दोनों धाराओं के बीच में पड़ते हैं, इसलिए कहीं वे गांधीवाद का समर्थन करते हैं और कहीं सशस्त्र क्रांति का। ये बात सत्य है कि जो निरीह एकांत रूप से जो गांधीवाद का समर्थक है वो कभी सशस्त्र क्रांति की बात नहीं कर सकता, लेकिन दिनकर में ये दोनों चीजें हैं। कहीं प्रकृति और नारी प्रेम की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, और कहीं सर्वहारा के उदय की बात करते हैं। सर्वहारा वही जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसके उदय की बात करते हैं। कवि के इस अंतर्विरोध को किस रूप में लिया जाए, इन अंतर्विरोधों को राष्ट्रीयता की व्याप्ति में समेटा जा सकता है। ये अंतर्विरोध जो थे, ये बात सत्य है, आप सभी साथी प्रौढ़ लोग हैं, ये आपको समझना होगा कि कोई भी कवि जब जहां से लिखना शुरू करता है, उसकी काव्य रचनाओं में धीरे धीरे युग के अनुसार हमें जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, वैचारिक परिवर्तन, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और यही चीज बच्चन सिंह जी दिनकर के बारे में कहते हैं। दिनकर ने स्वयं कहा है, राष्ट्रीयता मेरे भीतर, कहा है कि राष्ट्रीयता जो है वो मेरे भीतर, राष्ट्रीयता मेरे भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है। एक किसान परिवार में, बिहार के एक सामान्य किसान परिवार में जिसका जन्म होता है, क्या उसकी कोई ऐसी परंपरा थी? तो ये बात वो स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीयता मेरे भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है, अर्थात मुझे एक तरह से हाईजैक किया है। हर युग नया जन्म लेकर आता है, दिनकर स्वयं कहते हैं, और हर युग जब जाने वाला होता है तो उसके लाए हुए जल से आगामी प्रत्येक युग की प्यास नहीं बुझ पाती है। प्रत्येक युग को अपना कुआं आप खुद खोदना पड़ता है। जैसी समस्याएं होती है उसके अनुसार हमारा साहित्य बदलता रहता है। चक्रवाल रचना, ये चक्रवाल इनकी एक रचना है। चक्रवाल, कुछ लोग इसको चक्रवात कह देते हैं, ये चक्रवाल है। चक्रवाल रचना की भूमिका में ये चीज लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है
वो इनके बारे में कहते हैं कि दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। ऐसे लोग जो अहिंदी भाषी थे उनके बीच में दिनकर जी जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं। और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के लिए वो एक प्रतीक के रूप में थे। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य पद्य भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात किसी कवि के लिए किसके लिए कही और किसने कही, ये कथन आपसे पूछा जा सकता है। दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य के लिए, पद्य के लिए, भाषा के लिए और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि जो है दिनकर जी ने अपने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया, क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। और नामवर सिंह दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे। ये सुमन कुमारी शायद उसी की बात थी। तो ये जो कथन जो है वो नामवर सिंह का है। कैसा कि दिनकर जो है अपने युग के सचमुच सूर्य थे। समय सूर्य जो है वो अलग बात है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपसे ये कोई पूछ ले कि दिनकर जो है अपने युग के सचमुच सूर्य थे, ये किसने कहा है, तो नामवर सिंह ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। सुमित भाटी बिल्कुल पुराना विद्यार्थी, चलिए शुभकामनाएं और बिल्कुल जो है स्वागत बेटा। और साथियों काव्य संग्रह की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कृतियां इन्होंने लिखी है और इनमें भी कई संग्रह हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चाहे वो रेणुका हो, हुंकार हो, कुछ संग्रह हैं, कुछ स्वतंत्र कविताएं भी इनकी है। तो रेणुका जो है 1935 ईस्वी में आती है और हुंकार 1938 ईस्वी में, रसवंती 1940 में और द्वंद्व गीत 1940 में। इनको सन संवत से याद करना है, 35, 38, 40 और 40। और सामधेनी 1948 ईस्वी, इतिहास के आंसू बहुत महत्वपूर्ण कृति है 1951 ईस्वी, धूप और धुआं 1951 ईस्वी और दिल्ली ये 1954 ईस्वी। 1954 में ये लिखी गई है, जिसमें जो शासक वर्ग बनकर के, कल सेकंड ग्रेड का कोर्स लिया है, चलिए सुमित भाटी बिल्कुल बेटा स्वागत। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कृतियां इनको एक एक को आपको याद करना है। मेरे साथ आप बोलिएगा। अब आप चाहें तो इसके जो हैं वो आप कोई अपने शब्दों में ट्रिक बना लीजिए, इसलिए मैंने कोई ट्रिक की यहां पर बात नहीं करी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली। इनको मैं क्रम से आपके सामने लिख देता हूं, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। कई बार आरोही अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और नीम के पत्ते व्यंग्यपरक कविताओं का संग्रह है, याद रखोगे। नील कुसुम ये प्रगतिवादी कविताओं का संग्रह है, 1954 ईस्वी में आती है, ध्यान रखिएगा। चक्रवाल जो है 1956 ईस्वी है। और कविश्री, ये कविश्री जो है 1957 ईस्वी है, ये आपको ध्यान रखना है। सीपी और शंख 1957 ईस्वी है और नए सुभाषित 1957 ईस्वी है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी है। कोयला और कवित्व महत्वपूर्ण है, ये सारी की सारी 1964 ईस्वी है। मृति तिलक, इसको कुछ लोग मूर्ति तिलक बोल देते हैं, लिख भी देते हैं, ये मृति तिलक है, ये आपको ध्यान रखना है, मूर्ति तिलक नहीं है। 1964 ईस्वी। हारे को हरिनाम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कृति है, 1970 ईस्वी में। देशभक्ति कविताओं का इसमें संग्रह है। साथियों इसको एक बार फिर से देखिएगा। ये जो इनकी काव्य संग्रह जो है, जो रचनाएं जो हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ढंग से आपको देखना है। मेरे साथ बोलोगे। रेणुका 1935 में है। रेणु ने हुंकार भरी रसवंती के साथ द्वंद्व गीत गाते हुए सामधेनी के पास पहुंच गई, तब इतिहास के आंसू आए, तब धूप और धुआं के साथ धूप और धुआं हो गया दिल्ली में। इस प्रकार से कैसे भी आप जो है, तब नीम के पत्ते से उसको बुझाया गया। नील कुसुम, चक्रवाल और कवि सीपी और शंख के साथ नए सुभाषित जो है परशुराम की प्रतीक्षा में गा रहे थे। कैसे भी आप जो है इसको बनाइएगा, लेकिन याद पूरा कीजिएगा। कोयला और कवित्व, मृति तिलक और हारे को हरिनाम। साथियों विशेष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश नामवाची के अनुसार रसवंती का रचनाकाल जो है 1939 ईस्वी है और नील कुसुम का रचनाकाल 1955 ईस्वी है। मैंने आपको कहा था और आपसे एक वादा भी किया था कि सन संवत को लेकर के जहां पर भी जो संभावनाएं बनती है, ताकि मेरा विद्यार्थी वर्ग, क्योंकि ये जैसे जैसे हम ठोकरें खाते जाते हैं जीवन में, वैसे समझ में आता है एक चीज और एक सन संवत गलत जो है वो आपका चयन रोक सकता है, और इसलिए ये आपको विशेष रूप से हिदायत दी जाती है कि इन चीजों को ध्यान से पढ़ना है। प्रबंध काव्य मित्रों इनके 4 हैं।
4 प्रबंध काव्य हैं, उसमें 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं। देखिएगा, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी है, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी है। रश्मि रथी कर्ण को आधार बना, कर्ण को विषय बना करके लिखा गया, 1952 ईस्वी है। उर्वशी जो है 1961 ईस्वी है, खंड काव्य है। और प्रणभंग जो है 1929 ईस्वी है, यह भी खंड काव्य है। ये 4 प्रबंध काव्य है। प्रबंध का मतलब आप लोग समझते हैं, लगा दीजिए। प्रबंध का अर्थ आप लोग समझते हैं जिसकी आम के पत्ते, हाँ आम के पत्ते, रामदास, हाँ तो मैं कह रहा था रामदास मिश्र, हाँ तो कुछ बात कह रहा था कि प्रबंधात्मक जो रचना होती है वो क्या होती है। आप सब साथी जानते हैं 2 प्रकार की रचनाएं होती है। प्रबंध अर्थात जिसका कोई ऐतिहासिक वृतांत हो, इतिहास को कथानक को आधार बना करके जो लिखी जाती है। तो ये जो 4 रचनाएं हैं इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। और चलिएगा, एक बार जो है स्लाइड लग जाती है। वो जो 4 रचनाएं हैं, इन चारों रचनाओं को आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, उर्वशी है और प्रणभंग है। ये जो 4 रचनाएं हैं इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे, उनकी और भी कुछ रचनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा विजय संदेश है। चलिएगा, हम यहां पर आज आगे थे। तो ये कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी और प्रणभंग 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य है। चलेगा, फिर अन्य काव्य रचनाएं जो है बारदोली विजय 1928 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। धूप छां, ये ध्यान रखना, धूप और धुआं एक रचना है और धूप और छां एक रचना है 1946 ईस्वी में। बापू जो है 1947 ईस्वी और मिर्च का मजा अलग सा नाम है, याद रख लेना, 1951 ईस्वी है। और सूरज का काव्य 1955 ईस्वी है। आत्मा की आंखें महत्वपूर्ण है 1964 ईस्वी में। ये आत्मा की आंखें जो है वो D.H. लॉरेंस जो है उनकी, ये अंग्रेजी जो है कोई पोइट है, उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया गया है, आत्मा की आंखें, ये आपको ध्यान रखना है। रश्मि लोक 1974 ईस्वी है और संचयिता ये जो है इनका काल नहीं मिला है। एक जो है आगे चल करके हम लोग बात करेंगे, इनकी जो है एक महत्वपूर्ण रचना है, लेकिन उनके बारे में हम गद्य कृतियों की जब बात करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, ये थी इनकी रचनाएं। अब रचनाओं के साथ साथ में जो इनके रचनाओं में जो प्रमुख तथ्य है उनकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से इनको आपको याद कराऊंगा। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, धूप और छाएं 2 अलग है, दिल्ली महत्वपूर्ण है, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री। देखो नील कुसुम जो है उसमें तो प्रगतिवादी कविताएं हैं और नीम के पत्ते जो है व्यंग्यपरक कविताओं का संग्रह है। सीपी और शंख, नए सुभाषित, कविश्री है ये। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, 62 में जब ये जो है भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विचारधारा की जबरदस्त अभिव्यक्ति इसमें है। संस्कृति के 4 अध्याय दिमाग में आया था, वो बाद में हम बात करेंगे, चलेगा। कोयला और कवित्व 1964, मृत्यु तिलक, मूर्ति तिलक नहीं है। हारे को हरिनाम 1970 ईस्वी, देशभक्ति कविताओं का संकलन है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये इनकी रचनाओं का काल थोड़ा इधर उधर बताते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रबंध का विचार है, कौन कौन से बताइएगा। कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, उर्वशी है और प्रणभंग है। कुरुक्षेत्र जो है 1946 ईस्वी में आता है, रश्मि रथी जो है 1952 में है, उर्वशी 1961 ईस्वी में है, खंड काव्य है, और प्रणभंग जो है 1929 ईस्वी में आता है, इनका खंड काव्य, ध्यान रखिएगा। अन्य काव्य रचनाएं जो है बारदोली विजय, धूप छां, बापू, मिर्च का मजा, सूरज का काव्य, आत्मा की आंखें, रश्मि लोक। ये आत्मा की आंखें जो है अनुदित कृति है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुदित कृति है, D.H. लॉरेंस की कविताओं का हिंदी में अनुवाद है। रश्मि लोक और रश्मि रथी और रश्मि लोक अलग अलग है, ध्यान रखना। कई बार ये आता है कि कर्ण को आधार बना करके जो रचना लिखी गई है, रश्मि लोक नहीं है, रश्मि रथी है वो, क्योंकि उसको सूर्य पुत्र कहा जाता है। कर्ण का नाम है सूर्य पुत्र, तो रश्मि रथी वही है, सूर्य। रेणुका 1935 ईस्वी। साथियों, ये दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। काव्य संग्रह की बात कर रहा हूं, कविता की बात नहीं। इस संग्रह में छायावादी रोमानियत है तो कहीं क्रांति का उद्घोष भी है। छायावादी रोमानियत है अर्थात जो रोमांस और प्रेम की जो बात हो रही है वो भी है, लेकिन कहीं कहीं पर क्रांति का उद्घोष है। कहीं हिंसा का समर्थन है तो कहीं अहिंसा और मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा है। दिनकर के जीवन में विरोधों का व्याघात हमें देखने को मिलता है। वो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के संवाहक माने जाते हैं। कहीं अतीत के गौरव का गान है तो कहीं वर्तमान
परिवेश की जो बदहाली है और उससे कवि का जो दुखी मन है उसका हवाला भी उसमें दिया जाता है। उस दुखी मन से मन का रुदन भी उनमें मिलता है। तांडव ये भगवान शिव को आधार बनाकर के लिखी गई है, ध्यान रखना। हिमालय के प्रति बड़ी महत्वपूर्ण जो है, हिमालय जो है उन्नत भाल मस्तक जो है और मेरी जननी जो है उसका वो शिखर है। ये कई जो है विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी होती है। कविता की पुकार, कस्मेई देवाय महत्वपूर्ण चीज है। पाटलिपुत्र की गंगा, वैभव की समाधि आदि प्रमुख कविताएं इसमें संग्रहित है। साथियों, कस्मेई देवाय कविता जो रेणुका में संकलित है उसकी कुछ पंक्तियां हम साथ साथ पढ़ेंगे। ये मैं आपको यह आश्वस्ति देता हूं। यह आज का जो व्याख्यान है उसमें कम से कम एक और दो प्रश्न भी आते हैं। दिनकर की जो काव्य पंक्तियां हैं उसको भी लेकर के कई बार प्रश्न, जैसा कि आप लोग पुराने प्रश्न पत्र को देखोगे तो आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए मैंने ये निर्णय किया कि जैसे जैसे हम काव्य संग्रह पढ़ रहे हैं उस संग्रह में जो जो रचनाएं हैं, जो जो कविताएं हैं, मुख्य कविताएं, वो जो हैं उनको हमें जो है साथ साथ में पढ़ना है। रेणुका जो है उसमें तांडव, हिमालय के प्रति, कविता की पुकार, कस्मेई देवाय, पाटलिपुत्र की गंगा, वैभव की समाधि, ये प्रमुख कविताएं संग्रहित है। ये आपको ध्यान रखना है। वो कस्मेई देवाय जो कविता है इसमें इनकी पंक्ति है, क्रांति धात्री कविते। क्रांति को उत्पन्न करने वाली धात्री अर्थात धारण करने वाली कविते, जाग उठ अंबर में आग लगा दे। अब तुम देखिए कविता के प्रति ऐसा भाव है, जाग उठ अर्थात मेरे जो शब्द हैं वो जाग जाए और जाग करके केवल जो क्या करना है, आग लगा दे। अनल का कवि, ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार के आते हैं बेटा सुमित, प्रश्न आपसे देखो ये पूछा जा सकता है कि रेणुका काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न यह भी किया जा सकता है कि रेणुका जो कृति है वो किसकी है। बात समझ में आई। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। अब आपसे मैंने पूछ लिया कि रेणुका के बारे में, रेणुका के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, तो मैं पहले कह दूंगा कि यह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है, दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। तो यह बात तो सही है, काव्य संग्रह है। फिर मैं कहूंगा कि इसका प्रकाशन मान लीजिए ये मैंने गलत लिख दिया कि 1945 है, तो यही गलत हो जाएगा। मैं इसमें ये लिखूंगा कि भाई जो है इसमें जो है ये कविताएं हैं कौन कौन सी, तांडव है, हिमालय के प्रति है, इत्यादि रचनाएं संकलित है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि इसमें ये कृति जो है इसमें परस्पर विरोधी मानवीय भावों को दर्शाया गया है। ये भी बात भी सही है, परस्पर विरोधी मानवीय भावों को दर्शाया गया है, परस्पर विरोधी मानवीय भावों को दर्शाया गया है। तो प्रश्न कैसा भी मैं पुराने प्रश्न पत्र अब की बार आपको कराऊंगा, सारे के सारे जो आज तक आए हैं बिल्कुल सारे कराने वाला हूं, सारे के सारे, चाहे वो किसी भी परीक्षा में आए हैं। अब की बार हमारे पास बहुत समय है और इसलिए इस प्रकार का कोई भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है। भाई रेणुका क्या है, तो पहले काव्य संग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोई कविता नहीं है रेणुका, ये काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह जब होगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ कविताएं होगी। अब वो कविताएं कौन कौन सी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तांडव, हाँ ये बात पक्की है कि आपसे ये पूछा नहीं जा सकता कि भाई तांडव में किसका वर्णन है, हालांकि भगवान शिव का वर्णन है। हिमालय में हिमालय का वर्णन है। कविता की पुकार, कविता जो है समय से क्या चाह रही है। कस्मेई देवाय में ये चीज है, क्रांति धात्री कविते, जाग उठ अंबर में आग लगा दे। तो कई बार ये आपसे पूछी जा सकती है पंक्तियां किसकी है। देखो इसको पूछने का दो तरीके हो सकते हैं कि क्रांति धात्री कविते, जाग उठ अंबर में आग लगा दे। जाग उठे भी है, जाग उठ जाए तो अंबर में आग लगा देती है। ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट वाइज एमसीक्यू यूट्यूब पर बिल्कुल प्रयास होगा मेरा। तो यहां पर जाग उठे अंबर में आग लगा दे, जब जाग उठ जाती है तो अंबर में आग लगा देती है। तो ये पहली बात, तो ये पंक्तियां किसकी है। अब देखो मान लीजिएगा कि आपको ये चीज आती नहीं कि ये कहां से है, लेकिन ये एक शब्द पकड़ो, आग लगा दे, अंबर में आग लगा दे। ऐसा कौन कहेगा? द्विवेदी युग का कवि तो ऐसी बात करेगा नहीं। बात समझ रहे हैं। भारतेंदु युग की कविता अलग तरह की थी। छायावाद में रहस्यवाद की बात है, वो अंबर में आग लगाने की बात सीधी सीधी मारते ही नहीं है हथौड़ा। सीधा सीधा हथौड़ा कौन मार रहा है? हालावादी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेम और मस्ती का काव्य है, उसमें वो आग तो उनके हृदय में लगी हुई है।
अब यहां पर कौन बच गया? राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा। उस राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा में भी आपको मैंने कहा कि बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, माखनलाल चतुर्वेदी है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो किसकी पंक्तियां हो सकती है? इन्हीं में से चार में से कोई एक नाम आएगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना कि आग लगा दे, इस प्रकार की जो भाषा है वो दिनकर की भाषा है। तो इस प्रकार, और वीर रस का जो है, वीर रस औज गुण के कवि माने जाते हैं। इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न को जब करते हैं तो आगे पीछे की सारी चीजें देख करके करोगे। यदि समझ में आया तो एक बार थम्स अप कीजिएगा सभी साथी कि हां हम समझ गए कि प्रश्न कैसे आएंगे। ये अच्छी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका एड्रेस आपको समझ में आना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। और साथियों, यूट्यूब पर आनंद नहीं आता, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, हाँ कोई नहीं, मैं जैसा भी होगा वो कर लूंगा, बिल्कुल समझ में आया ना। तो साथियों, मैं आपको एक बात कहूंगा, देखो एक चीज बताता हूं आपको, मैं आपको सत्य कह रहा हूं कि आपको साहित्य से, जब आप साहित्य में डूब जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। दो तरह के लोग हैं, दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक तो केवल परीक्षा के लिए पढ़ते हैं कि मुझे तो परीक्षा में पास होना है, बाकी मुझे साहित्य से कोई मतलब नहीं। ये मैया पाठशाला के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं आप लोगों को आदेश देता हूं कि परीक्षा के लिए पढ़िएगा, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन साहित्य को आनंद के लिए पढ़े, आत्म अनुभूति के लिए पढ़े। हमें जानना है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे साहित्यकार कैसे थे, जो आज के मंचीय कवि जो हैं वो किस प्रकार से कैसी औची हरकतें कर रहे हैं, आज किस प्रकार से जो है चीजें हो रही है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज कवि, आख्याता, व्याख्याता, प्रोफेसर, कुलपति, हमारे राष्ट्र के चिंतक किस प्रकार के हुआ करते थे, और वो अपनी शब्दों रूपी बाण से वो किस प्रकार से पूरी दुनिया को उठाने में समर्थ हुआ करते थे। इस भाव के साथ आपको साहित्य पढ़ना चाहिए। और इसलिए आप कभी देखते हैं ना, मैंने केवल आपको रेणुका का नाम ही नहीं लिखा है कि हां रेणुका लिखो भाई 1935 और ये हो गया पूरा। साथियों, मैं आपको ऐसा साहित्य पढ़ाना चाहता हूं, हो सकता है मेरी जितनी बुद्धि है उतना मैं बात कर रहा हूं, कि आपको जीवन में फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं हो। एक बार जीवन में पढ़ लिया, फिर से आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हो। बस इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर जो है हुंकार काव्य कृति है, इनकी काव्य संग्रह है, 1938 ईस्वी में आता है। काव्य संग्रह हो ही गया, समझ में आ रही है ना। इसमें 29 राष्ट्रीय कविताएं हैं, एक कविता नहीं है, 29 कविताएं थी, उसको जोड़ करके उनमें संग्रहित कर दी, और जो है ये प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी में, और उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया हुंकार। अब क्या है हुंकार में? कवि ने अतीत के गौरवगान के स्थान पर वर्तमान, देखो अतीत के गौरवगान नहीं है इसमें, वर्तमान के दुख दैन्य के प्रति अधिक आक्रोश दिखाया है। ये लाइन आपके काम की है भाई। आपसे पूछा जा सकता है, कॉलेज लेक्चर में तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, नेट सेट में भी इसी प्रकार के, कि भाई दिनकर की कौन सी रचना है जिसमें वर्तमान के दुख दैन्य के प्रति अधिक आक्रोश दिखाया गया है, बनस्पत अतीत का गौरवगान के, तो वो कौन सी है? हुंकार। नाम से याद रखना, 1938 है। इस संग्रह में कवि की भाषा अधिक ओजमयी है। वे बार बार प्रलय और रुद्र का आह्वान कर विप्लव का गान गाता दिखाई देता है। हाहाकार, देखो रचनाएं जैसा हुंकार, हाहाकार, अनल किरीट अर्थात आग का अनल किरीट, अनल किरीट अर्थात आग जो है, आग का मुकुट, प्रणति, प्रणति, दिल्ली और विपत्तिका इस संग्रह की प्रमुख कविताएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, तो हाहाकार, अनल किरीट, प्रणति, प्रणति का मतलब होता है जिसको हम प्रणिधान मनी, किसी की शरणागति में चले जाना। दिल्ली बहुत प्रसिद्ध कविता है। विपत्तिका महत्वपूर्ण है, इस संग्रह की प्रमुख कविताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस संग्रह की कविताओं को वैतालिक का जागरण गान कहा है। अब ये सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि भाई डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिनकर की किस संग्रह की कविताओं को वैतालिक का जागरण गान कहा है? वैतालिक का जागरण गान हुंकार को कहा है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं। और रसवंती 1940 ईस्वी में है साथियों। इसमें श्रृंगार परक रचनाएं हैं जो द्विवेदी युगीन नैतिकता के बंधनों से आबद्ध है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें श्रृंगार परक रचनाएं हैं। एक तरफ वीर रस की, जैसा नाम वैसा काम, वीर रस की रचना करने वाला कवि
वीर रस की रचना करने वाला जो कवि है श्रृंगार परक रचनाएं लिख रहा है, और द्विवेदी युगीन जो नैतिकता है उसके बंधनों से, नैतिकता कैसी, क्योंकि द्विवेदी युग में अनुशासन धारा के कवि थे, आप लोग जानते हैं, तो उसकी नैतिकता के बंधनों से आबद्ध है। इसकी शैली जो है वर्णनात्मक है, वर्णनात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता भी थी, किंतु भाषा में छायावादी कलाकारी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मानी रहस्यवाद भी है, श्रृंगारिकता भी है, द्विवेदी युग की नैतिकता भी है, और द्विवेदी युग की वर्णनात्मक शैली भी है, और साथ साथ में जो भाषा जो है उसमें छायावादी कलाकारी है। द्वंद्व गीत की बात करेंगे 1940 ईस्वी में, इसमें 115 रुबाइयां हैं, पूछा गया है। रुबाइयां जानते ही हैं, उमर खय्याम की, जिनमें जीवन और जगत, आशा और निराशा, प्रेम द्वेष, सुख दुख संबंधी रहस्यों को उभारते हुए कवि ने अपनी संवेदना से स्पंदित अपने कुछ नए विचार जो है इसमें व्यक्त किए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। सामधेनी महत्वपूर्ण है, 1946 ईस्वी का काव्य संग्रह है। 41 से लेकर के 46 ईस्वी तक की कविताएं इसमें संकलित हैं। इसमें साम्राज्यवाद के प्रति विरोध का भाव है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना कौन सी रचना है, सामधेनी, जिसमें साम्राज्यवाद के प्रति विरोध का भाव है। साम्राज्यवाद का मतलब समझते ही हो कि जो हमारे यहां पर अंग्रेजी जो राज सत्ता जो थी, अधिकांश कविताओं में एक अवसाद की छाया है। इसकी कविताएं देश की सीमा लांघकर विश्व वेदना का अनुभव कराती हैं। किस काव्य संग्रह की कविताएं हैं जो देश की सीमा लांघकर विश्व वेदना का अनुभव कराती है, ऐसा प्रश्न आता है। इस काल में घटित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से विचलित कवि राष्ट्रीयता से अंतरराष्ट्रीय की और अंतरराष्ट्रीयता की ओर संतरण करता है, मनी वो छलांग लगाता है। इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं, तो जवानियां है, दिल्ली और मॉस्को है, सरहद के पार है, इत्यादि कविताएं इसमें संकलित है। कुरुक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर पढ़ रहे थे और तकनीकी समस्या के कारण व्याख्यान बीच में हमें रोकना पड़ा था। जहां से हमने रोका था वहीं से आगे प्रवर्तित मैं आपको कर रहा हूं। मित्रों, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक सशक्त व्यक्तित्व और हिंदी का एक महान कवि, जिन्होंने अनेक काव्य संग्रह लिखे। उन तमाम काव्य संग्रहों की हमने बात की, और इनके प्रबंध महाकाव्य जो हैं, प्रबंधात्मक महाकाव्य जो हैं वो 4 है। कौन कौन से हैं? हम लोग कुरुक्षेत्र की बात कर रहे थे और उसी वक्त उस व्याख्यान को बीच में हमने रोक दिया था। तो कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, उर्वशी है। कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है और उर्वशी है और एक पर्ण भंग है। ये 4 इनके महाकाव्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, विशेष बातें हैं। उर्वशी जो है उस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रश्मिरथी एक अद्भुत रचना है जिसमें कर्ण को आधार बना करके जो रचना लिखी गई है। कुरुक्षेत्र जो है वो आधुनिक युग की गीता है, आधुनिक युग की गीता, और इसका नायक जो है वो कुरुक्षेत्र ही है। धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के मध्य संवाद है, जिस प्रकार भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद है। तो ये चीजें हम कर रहे थे और यहीं पर हमारा व्याख्यान रुक गया था। तो हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र 1946, द्वितीय विश्व युद्ध, माफ करें, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 45 तक प्रवर्तित था। 45 में द्वितीय विश्व युद्ध की तीसरी होती है और 46 में ये महाकाव्य आता है और 47 में भारत आजाद हो जाता है। तो एक तरह से ये युद्ध की जो विभीषिका जो थी, जो भयावहता जो थी, और संपूर्ण विश्व में उस युद्ध के बाद में जो मानव जाति का जो बर्बर इतिहास जो था वो दिनकर जी की आंखों के सामने था, और उसी को कहीं ना कहीं वो शब्दों के माध्यम से पिरो रहे थे। ये महाकाव्य हैं, पहले बात आपको ध्यान रखना है, आधुनिक युग की गीता के रूप में प्रसिद्ध है और 7 सर्ग है। ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको काम आएगी, ध्यान रखना। और प्रबंधात्मक महाकाव्य है क्योंकि इसकी जो कथा वस्तु है वो महाभारत के शांति पर्व, विशेष रूप से शांति पर्व से संबद्ध है, आपको ध्यान रखना है। मूल आधार जो है विशेष करके शांति पर्व और अनुशासन पर्व का भी कुछ हिस्सा इसमें है। तो
तो इसलिए यह प्रबंधात्मक महाकाव्य हो जाता है। वर्णीय विषय जो है वो क्या है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। युद्ध एवं शांति की समस्याओं का चित्रण करना इसका मुख्य विषय है और उसका नायक कुरुक्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर इस महाकाव्य में धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के मध्य जो संवाद जो था उसके माध्यम से अन्याय के विरुद्ध युद्ध के समर्थन का उद्घोष इसमें किया गया है। यह आपको अन्याय के विरुद्ध युद्ध होना चाहिए, यही हमारी भगवत गीता का उद्घोष है कि अन्याय के विरुद्ध जो है वो युद्ध करने से मनुष्य को जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र, अब यहां पर दिनकर का एक कथन है, वो इसको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र न तो कोई दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, ये तो साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के हृदय पर चढ़ करके बोल रहा है। कुरुक्षेत्र को समझने के लिए पंक्तियां आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पंक्तियां आपसे इसी रूप में पूछ ली जाती है कि ये पंक्तियां किसकी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिएगा, दिनकर ने इस समस्या मूलक काव्य में, समस्या मूलक क्यों है, क्योंकि युद्ध जो है वो मानव जाति की समस्या है, तो इस समस्या मूलक काव्य में अपने युग के ज्वलंत प्रश्नों पर गंभीर रूप से विचार करके महाभारत कालीन भीष्म और युधिष्ठिर, इनके मध्य, दोनों के मध्य संवाद इसमें होता है। जैसे चरित्रों के माध्यम से युद्ध के पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक और न्याय अन्याय आदि पक्षों को बुद्धि एवं भाव, देखो बौद्धिक और भावनात्मक दोनों दृष्टियों से व्यावहारिकता के साथ में विश्लेषित किया गया है कि युद्ध में क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। इन तमाम पक्षों को महाभारत के जो दो पात्र हैं, युधिष्ठिर धर्मराज और भीष्म पितामह, उसके माध्यम से सम्यक रूप से व्यावहारिकता के साथ में विश्लेषण करना इस कुरुक्षेत्र महाकाव्य का उद्देश्य रहा है। इसकी भाषा प्रौढ़ एवं परिनिष्ठित खड़ी बोली है, जिसमें नादात्मक सौंदर्य है, अद्वितीय नाद है। कुरुक्षेत्र जब हम पढ़ेंगे, शब्दों का जो स्थान होना चाहिए और शब्दों के माध्यम से जो संगीत उत्पन्न होता है पढ़ते समय, वो इस काव्य में आपको कदम कदम पर देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चित्रोपमता है, युद्ध मानो साक्षात सामने लड़े जा रहे हैं। लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं छायावाद के हिस्से में भी जाती हैं। यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य है, ये प्रतीकात्मक महाकाव्य है। आपसे पूछा जा सकता है क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो शांति इच्छुक प्रत्येक उस व्यक्ति का प्रतीक है जो शांति की स्थापना चाहता है, जो शांति की इच्छा करता है। भावानुकूल सहज अलंकारिकता तो इसमें है ही है, साथ ही लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से इसमें सजीवता है, सशक्तता है और गंभीरता का भी समावेश इसमें किया गया है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि साकेत और कामायनी, मित्रों मैथिली शरण गुप्त का अद्भुत काव्य साकेत, नवम सर्ग आपके कई पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी है। साकेत और कामायनी के पश्चात ये हिंदी की, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है ही है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की। साकेत के पश्चात ये हिंदी की एक प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। आधुनिक काल में ये दो तीन महाकाव्य बड़े महत्वपूर्ण है, साकेत है, कामायनी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी भी कम नहीं है। खैर, यह हिंदी की एक प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। इसमें साकेत और कामायनी के समान विषय विस्तार और दार्शनिक व्यापकता भले ही नहीं हो, और यही बात जो है स्वयं वो कहते हैं कि इसमें न तो दर्शन है। देखो दिनकर जी यहां पर यही बात कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है, न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। ये तो साधारण मनुष्य का जो शंकाकुल हृदय है, जो मस्तिष्क के हृदय पर चढ़ करके बोल रहा है। और यहां पर यही बात आपको समझनी है कि यहां पर साकेत और कामायनी के समान विषय विस्तार और दार्शनिक व्यापकता भले ही न हो, परंतु आधुनिक युग की एक समस्या विशेष युद्ध के प्रश्न पर मार्मिक भाव और विचार व्यक्त इसमें किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नंदुलारे वाजपेयी का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। कई बार ये कथन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस कृति के बारे में ये बात कही जा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और विशेष करके वो मेरे साथी जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य की जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात से बार बार मैं आगाह करता हूं। पुराना प्रश्न पत्र आप उठा के देखेंगे तो उसमें अधिकांश प्रश्न जो हैं वो कथन और आलोचकों के कथन जो है उसमें दिए हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कुरुक्षेत्र दिनकर की प्रौढ़तम काव्य कृति है। पारिभाषिक रूप में तो इस सप्त सर्गबद्ध पौराणिक प्रबंधात्मक, इसे सप्त
सर्गबद्ध पौराणिक प्रबंध काव्य कहा जा सकता है, परंतु वस्तुतः न तो ये पौराणिक है। पौराणिक क्यों नहीं है? क्योंकि पुराण का संदर्भ जरूर है नगेंद्र के अनुसार, लेकिन वास्तव में जो है ये द्वितीय महासमर जो है उससे प्रेरित होकर के लिखी गई है, इसलिए उसमें प्रतीकात्मकता ज्यादा है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कुरुक्षेत्र दिनकर की प्रौढ़तम काव्य कृति है। ध्यान रखेंगे ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है दिनकर की कुरुक्षेत्र कृति के विषय में। पारिभाषिक रूप का मतलब क्या है कि काव्यशास्त्रीय दृष्टि से जो है न तो इसे इसे सप्त सर्गबद्ध पौराणिक प्रबंध काव्य कहा जा सकता है, परंतु वस्तुतः न तो ये पौराणिक है न प्रबंध काव्य है। ये तो द्वितीय महासमर से प्रेरित एक लंबी चिंता प्रधान कविता। तो यहां पर ये कुछ शब्द आपको पकड़ने हैं कि किसने इसको लंबी चिंता प्रधान कविता कहा है, महाकाव्य नहीं कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस काव्य में दूसरा कथन उनका है कि इस काव्य में कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रतीक है। युधिष्ठिर और भीष्म कवि के तर्क और वितर्क विचार के दोनों पक्षों के प्रतीक है, जिन पर आरूढ़ होकर उसके मन की दुविधा समाधान की ओर दौड़ती है। युधिष्ठिर अहिंसा के प्रतीक हैं, जो युद्ध को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं मानते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। कई बार कुरुक्षेत्र के विषय में यह सामान्य अध्ययन है, यह आपको ध्यान रखना है। ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये कुरुक्षेत्र का विशिष्ट अध्ययन नहीं है कि कुरुक्षेत्र के किसी सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये उनके कुरुक्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी जो एक सामान्य छात्र से अपेक्षित होती है वो जानकारी है, जो युद्ध को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं मानते। और भीष्म पितामह जो है वो न्याय भावना के प्रतीक है, जो अन्याय के दमन के लिए युद्ध को उचित ही नहीं आवश्यक भी मानते हैं। ये तीन प्रतीक हैं, उनको लेकर के दिनकर ने युद्ध से विक्षुब्ध अपने हृदय और मस्तिष्क की संकुलता से मुक्ति पाने का प्रयत्न इसमें किया है, ये आपको ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध पंक्तियां साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी पंक्तियां हैं, लेकिन अब हम कुछ विशेष पंक्तियां दिनकर जी की, क्योंकि दिनकर की पंक्तियां पूछी जाती है, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। कई बार तो आपसे चलो कवि सामाजिक न्याय और अन्याय की समस्याओं को उठाते हुए सत्ताधारियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा की उत्तेजना देता है। देखो इन पंक्तियों को आपको ऐसे याद रखना है। कई बार तो ये आपसे पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किस कवि की है, तो दिनकर की है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी काव्य कृति से है, तो कुरुक्षेत्र से है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। विशिष्ट बात यही है, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समय को जीत, या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना? कौन कहता है कि ये पाप है अपने हित की प्राप्ति के लिए लड़ना? उठा न्याय का खड्ग। देखो भीष्म पितामह जो है वो न्याय के प्रतीक है, और युधिष्ठिर जो है वो शांति के प्रतीक है। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं? उठा न्याय का खड्ग समर में अभे मारना मरना। जो है न्याय का खड्ग मानी तलवार उठा, और समर मानी युद्ध में, अभे मारना मरना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वो कह रहे हैं कि न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के लेना चाहिए, तेजस्वी छीनते समय को जीत, या कि खुद मर के। जो है तेजस्वी लोग जो है वो समय से जीत को छीन लेते हैं, या खुद मर के जो है जीत जाते हैं। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, और जो है उठा न्याय का खड्ग समर में अभे मारना मरना। तो ये आपको ध्यान रखनी है कहां से पंक्तियां हैं। अब यहां पर छीनता हो स्वत्व कोई और, तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है। ये द्वितीय सर्ग की पंक्तियां हैं। कह रहे हैं कि यदि छीनता हो स्वत्व, स्वत्व मानी अपना अधिकार जो है, यदि कोई तेरा अधिकार छीनता है तो तू त्याग तब से काम ले रहा है, तो ये तुम्हारा पाप है। ये आपको ध्यान रखना है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। यहां पर कह रहे हैं, भीष्म पितामह का कथन है युधिष्ठिर के प्रति। वो कह रहे हैं कि शांति नहीं तब तक, कि शांति तब तक नहीं जब तक सुख भाग न नर का सम हो। समान रूप से हर व्यक्ति का सुख और दुख में समान जब तक भाग नहीं हो, जब तक शांति की स्थापना नहीं हो सकती। यह भी भीष्म पितामह का ही कथन है युधिष्ठिर से। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। तृतीय सर्ग में ध्यान रखना, यह कई बार पूछा जा सकता है, गया भी है कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। प्रथम न्यास मानी प्रथम सोपान है, या शांति का धरोहर है। न्याय ही शांति की प्रथम धरोहर है या प्रथम सोपान है। तृतीय सर्ग से है। अब यहां पर देखो ये कितनी बार जो है वो आपने सुनी होगी। मैंने आपको कहा कि इसमें लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग भी है। वो क्या कह रहे हैं?
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। कह रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा किसको शोभित होती है? उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यदि विषधारी सर्प आपको माफ कर देता है तो वो क्षमा कहेंगे कि हां इसने क्षमा कर दिया। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा सर्प जो दंतहीन है, जो विषरहित है, जो बिल्कुल विनीत है, जो सरल है, जो कुटिल नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्षमा करता है तो उसकी क्षमा की महत्ता नहीं होती। और इसलिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जीवन में भी काम आती हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है स्वस्थ सर की कुछ और पंक्तियां देखिएगा। हे बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, किस धरती पर अमृत की धारा बहुत बरस गई है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। कि हम शांति शांति शांति, जो हमारा ध्येय वाक्य है भारतीय संस्कृति का, वह न जाने कितने अनंत वर्षों से हम इसको स्थापित करने चाहते हैं, लेकिन यह शांति से काम होने वाला नहीं है। किंतु बढ़ता गया मस्तिष्क विशेष, छूटकर पीछे गया है हृदय का देश। लक्षणा सब शक्ति है कि जो है, देखो इसमें भी लक्षणा सब शक्ति है। किंतु बढ़ता गया मस्तिष्क विशेष, मानी वैचारिक जो श्रृंखला थी वो तो बढ़ती गई है इस आधुनिकता में, और छूटकर पीछे रह गया हृदय का देश। जो हृदय देश जो है वो पीछे रह गया है। जब तक मनुज का ये सुख भाग नहीं सका होगा, शामिल न होगा कोलाहल, ये संघर्ष नहीं कम होगा। ये 7वें सर्ग में है, ये आपको ध्यान रखना है। इतिहास के आंसू जो इनकी कृति है 1951 से आती है। साथियों, कुरुक्षेत्र के बारे में वैसे जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी को मुझे लगता है कि हमने आलोचकों के कथन की बात करी, पूरा कुरुक्षेत्र तो यहां सामने नहीं रखा जा सकता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां जो एक मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति जो हिंदी के अध्येता होता है उसको ध्यान होती है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। अब हम बात करते हैं इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। इस संग्रह में 10 ऐतिहासिक कविताएं संकलित हैं। देखो यहां पर यह लिखा है, नहीं चाहते किसी देश को हम निज दास बनाना, क्योंकि हमारी जो नीति है वो जो है शांति प्रिय नीति है, और हम किसी देश को दास बनाना नहीं चाहते, पर स्वदेश का एक मनुष्य भी दास नहीं कहीं रहेगा। बात बिल्कुल साफ है। रश्मि रथी महत्वपूर्ण करेंगे। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। वीरता, मित्रता और दानशीलता। कर्ण की जो वीरता है, जो मित्रता है और जो दानशीलता है, उसका इसमें वर्णन है। ये 7 अंक है इसमें। ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। क्या है? प्रबंधात्मक खंड काव्य। ध्यान रखना, महाकाव्य का ही छोटा रूप जो होता है वो खंड काव्य होता है। इसमें अवहेलित, अवहेलित मानी जिसकी अवहेलना की गई है, शोषित और प्रवंचित मानी ठगे गए, प्रवंचित का अर्थ है ठगे गए नर के रूप में कर्ण के माध्यम से कवि ने जातिवाद और गरीबी जैसी समस्या को अभिव्यक्ति दी है। वो कहते हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। कि संसार में तपोबल से भूतल पर जो है वो कौन सम्मान पाते हैं? जो शूरवीर होते हैं, और जाति जाति का शोर मचाने वाले तो केवल कायर और क्रूर होते हैं। कहते हैं, हृदय था निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी, दानी था कर्ण, सदैव दयावान था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। तो यहां पर ये पंक्तियां किससे ली गई है और किसकी, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी है? साथियों, रश्मि रथी की ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो जीवन में शायद मैं आपको कहूंगा कि आपको रश्मि रथी सुननी चाहिए। और रश्मि रथी को आप सुनना चाहते हैं तो आशुतोष राणा की आवाज में आपको जो है यूट्यूब इत्यादि गूगल पे मिल जाएगा, आपको सुनना चाहिए। जब मनुष्य बिल्कुल जब हार जाता है, उस हारे हुए मनुष्य को फिर से उठाने की कोई क्षमता सामर्थ्य है तो रश्मि रथी में है। रश्मि किरण को कहते हैं, रथी किरणों का रथी अर्थात सूर्य को, जो कुंती पुत्र जो हैं कर्ण, वो सूर्य पुत्र भी हम इसको कहते हैं। और इसलिए वो इसके माध्यम से जैसा नाम तथा गुण, ये आपको ध्यान रखना है। वो कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छा जाता है पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य पर नाश छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तुलसीदास भी यही कहते हैं, जब प्रभु दारुण दुख देहि ताकि बुद्धि पहले ही हर ले, कि
प्रभु जब दारुण दुख देना चाहता है तो उसकी पहले ही बुद्धि हरण कर लेता है। और क्या कह रहे हैं, देखो ये बहुत शानदार है, इसका अर्थ तो मैं नहीं बताऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है इसका। हे कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठहलता है जब नर पर्वत के जानते जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। साथियों, ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसा कौन सी समस्या है, ऐसा कौन सा विघ्न है जो मनुष्य के, जो वीर मनुष्य जो है वो उसके मार्ग में बाधा बनकर के खड़ा हो सकता है। कहता है कवि कि खम ठोक ठहलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, कि पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति से, श्रद्धा से काम करता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर जो है उसमें से पानी आ जाता है या पत्थर ही पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्ती का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। वो कहते हैं कि मेहंदी में जैसे लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता है। जो बत्ती को नहीं जलाता वो रोशनी को कभी प्राप्त नहीं करता। कहते हैं कि पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, अरे गन्ने का जो होता है ना गन्ना, इक्षुदंड उसको बोलते हैं, उसको जब पीसते हैं तो उसमें झरती रस की धार अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, जब हजारों प्रहार चोट जब सहती है, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हम उनको गले लगाते, एक एक में छेद करके अलग अलग फूलों को हम एक माला बनाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, वही हुआ जिसने पौरुष के साथ जीवन में आगे बढ़ा। वो आगे कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। ये सत्य है, संसार में हमारा अनुभव सत्य है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते। शूरमा कभी जो है समस्याओं से विचलित नहीं होते और विघ्नों को वो गले लगाते हैं और कांटों में भी वो राह बना लेते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं। उर्वशी की बात करेंगे, 1961 में है, नाटकीय शैली में रचित है, पुराण प्रसिद्ध पुरूरवा और उर्वशी, ये इसको महाकवि कालिदास ने भी चित्रित किया है, इसी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान रखना है। तो नाटकीय शैली में रचित है और पुराण प्रसिद्ध कथा है पुरूरवा और उर्वशी की कथा पर आधारित ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। 5 अंक है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और इस रचना में कवि ने मनुष्य के उद्दाम काम संबंधी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, ये आपको ध्यान रखना है। कवि दिनकर ने इस रचना को कामाध्यात्मवाद कहा है। कामाध्यात्मवाद नहीं, कामाध्यात्म। ये काम और अध्यात्म क्या है, माने कि काम और अध्यात्म का जो द्वंद्व है कि हम चुने किसको जीवन में, कामनाओं को चुने या अध्यात्म को चुने, उसके द्वंद्व का चित्रण जो है पुरूरवा और उर्वशी ये 2 पात्र हैं, ये पुरुष है ये स्त्री है और दोनों प्रेमी प्रेमिका है, उसके माध्यम से जो है ये वर्णन किया गया है। इस रचना पर 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। द्वारिका प्रसाद सक्सेना कहते हैं कि निसंदेह उर्वशी कामाध्यात्म की गीतिका है, काम समस्या के समाधान की कुंजी है। साथियों, काम जो है वो किसी भी समस्या के समाधान की कुंजी है। काम दर्शन की साहित्यिक व्याख्या है। रूढ़िबद्ध काम जीवन की वेदना और विडंबना का उद्घाटन करने वाली एक सफल रचना इसको कहा जा सकता है। परशुराम की प्रतीक्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है उनकी, ये आपको ध्यान रखना है। 1963 में आती है और ये भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित और राष्ट्रीयता के भाव से संबंधित रचना है। विशेष करके ये कई बार पूछा जाता है कि कौन सी रचना है जो भारत चीन के युद्ध की जो विभीषिका जो थी उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस संग्रह में कुल 18 कविताएं हैं, जिनमें से 3 कविताएं सामधेनी काव्य संग्रह से ली गई है। सामधेनी काव्य संग्रह में हमने बात की थी, जब परशुराम ने जो है ब्रह्मकुंड मानी कैलाश पर्वत के समीप जाकर मातृ हत्या का पाप धोया तो मन पाप से मुक्त हो गया। फिर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को धरती पर उतारने की कथा है। अब यहां पर दिनकर जी की चर्चित कविताएं, वैसे ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कई बार ये पूछ लिया जाता है, इसलिए एक अलग से भी इसको हमने ये लिखा है। मानवती, अनल किरीट, नारी, दिल्ली, काल, हिमालय के प्रति, मनुष्य, कविता की पुकार, कैंची और तलवार, ये 8-9 जो कविताएं जो है इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा,
अब यहां पर इनकी और प्रसिद्ध पंक्तियां जो है वो कौन कौन सी हैं देखिएगा। हिमालय से अनिल किरीट से अलग अलग जो है वो कुछ पंक्तियां हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तू पूछ अवध से राम कहां है, तू पूछ अवध से राम कहां है, वृंदा बोले घनश्याम कहां है। हिमालय के प्रति कविता से है। लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले, कालकूट पहले पीले सुधा बीज बोने वाले। साथियों, जीवन में अमृत की प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो पहले आपको विष पान करना पड़ेगा, तभी आपको अमृत की प्राप्ति हो सकती है। या दिल्ली कविता, मैंने आपको कहा कि दिनकर जी केवल चुप बैठ करके और लिखने वाले कवियों में नहीं थे, वो बेबाक रूप से जो समस्याएं जो थी उसको रेखांकित करते थे। तो होश करो दिल्ली के देवों, होश करो सब दिन तो ये मोहिनी न चलने वाली हैं। मानी तुम्हारी जो मीठी बातें हैं, मायावी जो बातें हैं वो हमेशा नहीं चलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ये उनकी काव्य रचनाएं थी। साथियों, हम थोड़ी सी बात करेंगे गद्य रचनाओं की। गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी लिखते हैं कि जब वे दिनकर कविता लिखते हैं तो विचार उनकी लेखनी की मसृणता मानी कोमलता को सोख लेते हैं, और जब वे गद्य लिखने लगते हैं तो विचारों की जो है मरुभूमि में कल्पना छोटे छोटे उद्यानों की सृष्टि करती चली जाती है। अब यहां पर ये निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं, केवल आपको नाम याद रखना है, ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। कौन कौन से हैं? मिट्टी की ओर 1964 है, 46 है, माफ करें। अर्धनारीश्वर 1953 है। रेती के फूल महत्वपूर्ण है 1954। वेणुवन 1958। धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959। वट पीपली 1961। साहित्यमुखी 1968। आधुनिकता बोध 1973 और विवाह की मुसीबतें। ये आधुनिक बोध भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं आधुनिकता बोध। तो ये 9 इनके निबंध संग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये निबंध नहीं है, ये निबंध संग्रह हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। वट पीपली और आधुनिकता बोध और साहित्यमुखी और विवाह की मुसीबतें एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उजली आग 1956 ईस्वी में। साथियों, ये उजली आग इनका एक संग्रह है जिसमें किसका संग्रह है? लघु जो कथाएं हैं और जो गद्य गीत है, गद्य में भी गीत जो होते हैं उनका और सूक्तियां जो है उनको यहां पर विचारों का संग्रह इसमें है। यह आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि दिनकर जी की लघु कथाएं, गद्य गीतों और सूक्तिबद्ध विचारों का संग्रह किस में है? तो उजली आग में है, यह आपको ध्यान रखना है। और आलोचनात्मक रचनाएं इनकी 3 है, यह आपको ध्यान रखना है। एक तो काव्य की भूमिका 1957 ईस्वी, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958 ईस्वी, शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी। लेकिन साथियों, ये बात विशेष आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध के आगे वीर जोड़ देते हो तो विशुद्ध कविता की खोज, और ये फिर दिनकर की नहीं होकर के डॉक्टर नामवर सिंह की रचना हो जाती है। ये कई बार अभी भी सेकंड ग्रेड में इस प्रकार का एक प्रश्न जो है वो आया था, जिसमें बहुत हम जब सूक्ष्मता से पढ़ते हैं तभी चीजें याद होती है। तो एक तो शुद्ध कविता की खोज है और एक विशुद्ध कविता की खोज है, आप ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक विषयों पर आधारित निबंध संग्रह, हमारी सांस्कृतिक एकता 1954, यह भी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पे मिला। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में, यह गद्य काव्य है। इसमें जैसा कि इसका नाम है कि भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास जो है उसके 4 अध्याय मानी 4 भागों में इसको बांटा गया है। साथियों, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि संस्कृति के 4 अध्याय का पहला भाग क्या है? जब आर्य भारत आए उसका पूरा वर्णन है। दूसरे भाग में क्या है? गौतम बुद्ध और यानी बौद्ध धर्म और भगवान महावीर अर्थात जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ उसका वर्णन है। तीसरा जो अध्याय है इसका, उसमें इस्लाम का भारत में जब आगमन हुआ तब, और चौथा यूरोप वासियों का जब भारत आगमन हुआ और इससे हिंदू मुस्लिम एकता को जो बल मिला, उसके ये चारों चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, महत्वपूर्ण करोगे। और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, मैंने आपको कहा था कि जो मुद्दा विशेष करके मैं ये कहूंगा कि जो उठा था कहां से, अपना भारतेंदु युग से निज भाषा उन्नति यही, ये यहां तक आते आते जो है बहुत आगे बढ़ गया था 1956 ईस्वी में। भाषण संग्रह, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाषणों का संग्रह जो है वो किसमें है? राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी के जो विचार थे ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। 1968 में ये कृति आती है। यात्रा वृत्तांत 2 हैं, एक तो देश विदेश और एक मेरी यात्राएं, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संस्मरण भी इनके 2 हैं, एक तो संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1969 ईस्वी में, साहित्यकारों और नेताओं के संस्मरण इसमें है, और लोकदेव नेहरू इसमें ये भी संस्मरण है। डायरी लेखन जो है वो दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी में, अर्थात ये यहां पर
जो समझने योग्य बात है वो ये है कि दिनकर जी ने करीबन करीबन प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर डायरी लेखन जो है वो दिनकर की डायरी, और अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिएगा। हे राम 1969, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन और महात्मा गांधी के जीवन से संबंध 3 रेडियो रूपक इसमें संग्रहित है। भारतीय एकता 1970, चेतना की शिखा 1973, और एक ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करोगे, शेष निशेष, ये मृत्युपरांत 1985 ईस्वी में प्रकाशित है, और इसमें दिनकर के संस्मरण और भूमिका और भाषण और वार्ताओं का इसमें संग्रह है। भाषणों का संग्रह और भी है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, शेष निशेष। तो मुझे लगता है कि वैसे तो हम ज्ञान को पूर्ण किसी भी रूप में नहीं कर सकते, लेकिन साथियों आपको कहना चाहूंगा कि दिनकर के विषय में आपको जितना जानना था वो इतना पर्याप्त है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।